तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तेनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अभी तक इंसान पंचभूत पदार्थों पर प्रयोग करता रहा। जल पर प्रयोग किए, अग्नि के प्रयोग किए, वनस्पति कायिकोमर बहुत ज़्यादा मनुष्यों ने प्रयोग किए। टमाटर अब सड़ते नहीं है, बैगन अब खराब होता नहीं है, अब आपकी प्याज में कीड़े नहीं पड़ते हैं। ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसको जीएम फूड कहते हैं, ये लगातार इंसानों के विज्ञान के द्वारा नए नए आविष्कार सबके बीच में आते रहे। साथ ही साथ क्रॉस ब्रीड करना शुरू किया, कुत्ते और भेड़िए को मिलाया और हिस्की पैदा कर दिया। नीली आँख वाला कुत्ता आ गया, छोटे साइज वाला कुत्ता आ गया, बड़ा कुत्ता आ गया। अरे गलती हो गई, कुत्ता नहीं बोलते, इन लोगों को कुत्ता जी कहते हैं। कुत्ते तो गली में घूमते हैं, ये जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं इनको कुत्ता नहीं कहते। क्या कहते हैं? कुत्ता जी। तुम्हारे पैदा होने में जितनी पैसे नहीं लगे थे, इससे ज़्यादा का तो वो एक पिल्ला खरीद करके लाए थे, 2 लाख का, 2.5 लाख का। फिर उसको पालने में, पुत्र को पालने में भले 5-7 हज़ार का खर्चा हो, कुत्ता पालने में 20 हज़ार से कम का खर्चा प्रति माह का नहीं होता। ये बात बिल्कुल तय है। इंसानों ने प्रयोग किए, प्रयोग करने के बाद धीरे 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 करके उसने ऐसी कुत्तों की कई ब्रीडें खड़ी कर दी, नए नए फलों की ब्रीड खड़ी कर दी। तरीके से इंसान कभी भी उड़ना नहीं जानता था, लेकिन उसने विज्ञान का प्रयोग करके एरोप्लेन बना लिया। मछली के जैसा तैरना नहीं जानते थे, लेकिन हमने जहाज बना लिया। हम रास्ते पर दौड़ना नहीं जानते थे घोड़े के जैसे, लेकिन हमने मोटरसाइकिल्स, बाइक्स बना ली। मैं जब छोटा था तो मुझे याद है कि गांव में रहते थे, तो गांव में बहुत सारे घोड़े चलते थे, और घोड़े चलते थे उस वक्त हीरो होंडा मोटरसाइकिल स्टार्टिंग में आई थी। होंडा कंपनी और हीरो दोनों ने मिल करके, जर्मनी की कंपनी थी होंडा और अपने जापान की कंपनी थी, और यहाँ की हीरो कंपनी थी, दोनों ने मिलकर के हीरो होंडा बनाई। तो लोग बोलते थे घोड़ों के सामने जो गाड़ियाँ न चल हैं। एक समय आया बंधुओं, इंसान सफल हुआ, घोड़े आज रोड पे दिखाई नहीं देते, गाड़ियाँ लगातार दिखाई देती हैं। ये विज्ञान के नवीनतम प्रयोग की कुछ परिस्थितियाँ आपके सामने हैं। टमाटर का जो नया टमाटर लाए, वो टमाटर जो है बिल्कुल लाल दिखता है। मैं मंदिर जी से यहाँ तक आता हूँ तो रास्ते में ठेले पे मैं रोज़ देखता हूँ। सेम साइज़ का बिल्कुल एक भी टमाटर सड़ा नहीं मिलेगा, सबका स्वाद एक जैसा मिलेगा, सबके करीब करीब वजन भी एक जैसे मिलेंगे। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटर आते हैं। इनमें टमाटर के साथ सुअर के डीएनए को मिला करके और उसको इतना मॉडिफाइड किया कि वो बिल्कुल लाल लाल मांस के जैसा दिखता है, बिल्कुल रेड, उसी शेम शेप पे, खराब नहीं होते। ये विज्ञान की आवश्यकता है।
और जब कभी भी आप चीन वगैरह में जाकर के देखेंगे तो इसके और आधुनिकतम प्रयोग किए हैं। सूखे ठूठ पर भी उन्होंने टनों टन अंगूर पैदा किया है। छोटी सी टमाटर की बेल जमीन पर लगाई और उस पर से 20-20 किलो टमाटर निकालते हैं। ऐसे आम निकालते हैं जिसमें गुठलियां नहीं होती। ऐसा संतरा बनाते हैं जिस संतरे में सिर्फ रस के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। ऐसे विज्ञान के नवीनतम कई प्रयोग अभी जमाने में हैं, हो रहे हैं और चल भी रहे हैं। हमने बिना माता पिता के डॉली जैसी एक भेड़ पैदा करी थी, कब? 92 पे। उस समय ही आदमियों ने जानवरों पर कल्चर करके और सारी चीज़ें पैदा करी। अब नया प्रयोग चल रहा है, नया प्रयोग चल रहा है। अभी आपकी वो जो उम्र है 70, 75, 80, 90 साल की है। वैज्ञानिक निरंतर प्रयोग कर रहे हैं कि इंसान की उम्र को 400 साल का बनाया जा सके। आपके डीएनए में वो लगातार चेंजेस करने के लिए वैज्ञानिक इस तरीके से लगातार लगे हैं कि किसी भी तरीके से इंसान की उम्र बढ़ा ली जाए। उम्र बढ़ा लीजिए। उम्र बढ़ाने का जिस दिन आपको वरदान मिल जाएगा उस दिन पूछना पड़ेगा कि उम्र बढ़ा करके, सोचिए, कभी कल्पना करिए, अच्छा आप ही लोग कल्पना करिए, वैज्ञानिक लोग अभी प्रयोग कर रहे हैं, 2 चीज़ों पर प्रयोग चल रहा है। टमाटर पर वो सफल रहे, वनस्पतियों पर सफल रहे, कुत्तों पर सफल रहे। अब उनकी सफलता का अगला परचम है इंसान। और इंसान के अंदर वे 2 चीज़ें चाहते हैं। एक, इंसान को किसी भी प्रकार का शरीर पे रोग ना हो, और दूसरा, इंसान की उम्र 400 साल तक पहुंच जाए। इसके लिए निरंतर हमारे और आपके डीएनए में वो कल्चर करके, बार बार प्रयोग करके चेंजेस कर रहे हैं। जैसे ही जब मुझे ये पता चला, कब मुझे बताया कि महाराज जी नए नवीनतम प्रयोगों में, विज्ञान और तकनीकी में, आविष्कार में सबसे सफलतम और बड़ा प्रयोग किया जा रहा है कि किसी भी कंडीशन में हमको ऐसी संतानें आगे पैदा करनी है जिसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा। मतलब जैसे टमाटर नहीं सड़ते हैं, ऐसे अब इंसान भी नहीं सड़ेगा। ऐसे भी अंदर से सड़ेंगे तब तो मरेंगे, सड़ेंगे ही नहीं। तो ऐसे ही हम डीएनए में चेंज करेंगे। फिर दूसरा वो भी प्रयोग करेंगे कि आदमी जो है वो 70, 75, 80, 90 साल में मर जाता है, इसलिए वो अपने मकान को पूरा नहीं भोग पाता है। तो कम से कम इतनी उम्र बनानी है कि जिस उम्र में जब तक उसका मकान ना गिरे, एक बार सीमेंट लगा दी, ईंट लगा दी, अब वो मकान चलता है 125 साल और हम चलते हैं 25 साल। मकान मालिक जो है मकान का सुख ही नहीं भोग पाता है। तो ये सुख भोग सके सारी चीज़ों का, इसलिए नवीनतम प्रयोगों में हो सकता है आज न सही तो 20 साल बाद सही कोई ना कोई महिला के गर्भ से ऐसी संतान पैदा होगी जो बिल्कुल बलिष्ठ होगी, भीम के जैसी दिखती होगी, उसमें किसी भी प्रकार के इंजेक्शन लगाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसकी उम्र भी, क्योंकि जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करके डीएनए चेंज कर चुके होंगे हमारा और आपका, उस वक्त जैसे आज अभी सैरोगेसी मदर होती हैं और प्रयोग होते हैं, ऐसी देखिएगा बंधु, आज मेरा ये उद्बोधन है, हो सकता है 20 साल बाद इस उद्बोधन को लोग फिर ढूंढें कि 20 साल पहले किसी संत ने ये बात कही थी कि 20 साल बाद हो सकता है ऐसी कोई माँ संतान को पैदा करे जो संतान 400 साल की उम्र लेकर के आए, जिसके डीएनए में इतना धीरे 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 बदलाव करने की वो क्षमताएं पैदा करेंगे। वो बहुत जल्दी बड़ा नहीं होगा, बहुत जल्दी बूढ़ा नहीं होगा, बहुत जल्दी मरेगा नहीं। बच्चे हैं, धीरे धीरे बड़े होंगे। थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ, लगा पता नहीं, बोले 3 साल का है, बोले 12 साल से तो 3 ही साल को दिख रहा है। धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर जैसे जैसे उसकी किशोरावस्था भी बहुत लेट टाइम तक रहेगी, उसकी जवानी का पीरियड भी लंबा होगा। जब वो धीरे धीरे जवान हो रहा होगा तो जवान होते के साथ साथ ही पता चलेगा कि 50-60 साल की जवानी है, ये तो बहुत बड़ा पीरियड हो गया। फिर वृद्धावस्था भी एक लंबे टाइम पीरियड की रहेगी और उसके बाद मौत भी करीब 400 साल बाद आएगी। एक ऐसा इंसान खड़ी करने की कवायद भारत के अंदर और जर्मनी और अमेरिका में शुरू हो गई है। जब मुझे ये चीज़ बताई गई तब मुझे हिरण्यकश्यप की याद आई।
हिरण्यकश्यप एक राजा थे, और जैसे कि लोक में प्रसिद्धि है, वैदिक ग्रंथों में इस बात को लिखा है कि उन्होंने कठोर साधना करने के बाद शिव जी को प्रसन्न कर लिया और शिव जी से वरदान मांग लिया हिरण्यकश्यपु ने कि न मैं दिन में न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न शत्रु से न मित्र से, न भोजन के समय न सोते समय, किसी भी कंडीशन में, न धरती पे न आकाश पे कोई मुझे मार न सके। जैसे हिरण्यकश्यप को एक वरदान की अपेक्षा थी सदियों पहले, जैसा कि वैदिक संप्रदाय में सुनते हैं, ऐसे ही किसी वरदान को लेकर के आज वैज्ञानिक लगातार शोध में लगे हैं। न दिन में न रात में, न घर के बाहर न घर के अंदर, न आसमान में न जमीन में, किसी भी कीमत में इंसान की मौत न हो, ऐसा कोई इंसान पैदा करना है। शोध लगातार जारी है, हमारे आपके सामने आए नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है। इसको मान के चलिएगा। जब विषाक्त भोजन करके हम जल्दी मर सकते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी इनबिल्ट क्वालिटी ऐसी डेवलप करी जा सकती है जिसके कारण हमारे जीवन में मौत का टाइम पीरियड लंबा हो सकता है। फिर कोई प्रश्न उठाता है, महाराज श्री पंचम काल में तो अधिकतम आयु 120 साल की है, 120 साल से ऊपर कोई जी गया तो फिर जैन शासन की बात झूठी हो जाएगी। झूठी तो अभी भी कई जगह सिद्ध दिखाई देती है। जापान में आपको 125, 128, 130 साल के लोग मिल जाएंगे। वहाँ पर डेथ रेट हमारे आपके जैसा नहीं है। भारत के अंदर 65-70 की उम्र में लोग मरते हैं, लेकिन जापान में नॉर्मली डेथ की उम्र ही 90 प्लस, 95, 96 इस उम्र में ही लोग मरते हैं। हम ही हैं जो ये सोचते हैं कि अरे 65-70 हो गए, बहुत हो गए, थोड़े से दांत वाँत हिले, एक आध बार पैरालाइसिस का अटैक आया और जितने भी आसपास के लोग हैं वो वाइब्रेशन देना शुरू करते हैं, काहे तुम्हारे कक्का कब जा रहे, तुम्हारे कक्का कब जा रहे, तुम्हारे कक्का कब जा रहे। वाइब्रेशन मिलने लगती ना, होता है। जब तक आप 2 पैर से चल रहे हैं ना, तब तक आपकी चलते घोड़े की पूरी जिंदगी में कीमत है, लेकिन जैसे घोड़े की टांग टूटती है तो फिर घोड़ा अस्तबल पे नहीं जाता, स्लाटिंग हाउस पे चला जाता है। ऐसे ही जब तक आप चल रहे हैं दोनों पैर से बहुत अच्छे से, तब तक आपकी मार्केट पे बहुत अच्छी रेपुटेशन है। जिस दिन तुम्हारी टांग टूटी, टांग टूटने का मतलब जिस दिन कोई डैमेज हो गया, पैरालाइज अटैक आ गया, हाथ खराब हो गया, मुंह खराब हो गया, हिलना शुरू हो गया, उस दिन वो जो अंग लग करके पत्नी रहती थी ना, 1-2 साल पालेगी अच्छे से। अब क्या करूँ, कोई क्या कहेगा, तो सेवा करेगी, फिर धीरे से वही जाकर के एक दिन शांति विधान करेगी, क्या ये मेरे पति की समाधि शीघ्रम भवतु। ये होता है, ये होता है जब घर के अंदर 80 साल का वृद्ध खटिया पर लेट जाता है और उसके सर्वाइवल के लिए आपको रोज सुबह शाम मेहनत करनी पड़ती है, तो परिवार के लोग ही परिवार के लोगों की मृत्यु की इच्छा करते हैं, बंधुओं, मांगते हैं, महाराज दादी को बहुत कष्ट है, इनको मुक्ति कब मिलेगी। हम कैसे बता दें, हमारे पास एक ही मंत्र है, जिसकी मौत की कामना करनी है, समाधि भवतु की कामना करनी है, उसको आग बंद करके ध्यान करो, भगवान के सामने बैठ करके माला फेरो, मम मातु समाधि शीघ्रम भवतु, मम भ्रातम समाधि शीघ्रम भवतु, मम पुत्र समाधि शीघ्रम भवतु, मम पितृ समाधि शीघ्रम भवतु। माला फेरनी पड़ती है। जब बार बार आप ऐसा वाइब्रेशन देते हैं तो उस वाइब्रेशन का असर सामने वाले के अंदर पड़ता है। आपके मन के परिणाम सामने वाले की लेशाओं को बदल देते हैं, जीने का उत्साह खत्म कर देते हैं, और धीरे से आता है कि वक्त से पहले इंसान चला जाता है। जब ये बैड वाइब्रेशन काम करती है तो कहीं ना कहीं गुड वाइब्रेशन भी काम करती है। गुड वाइब्रेशन जब काम करती है तो फिर पता चलता है कि भैया क्या कर सकते हैं, अच्छा ऐसा कर सकते हैं। मतलब दुनिया अब हिरण्यकश्यप बनने की ओर जा रही है। आचार्य भगवंत हमेशा कहते थे कि जीवन में कोई वरदान मिल जाए और वरदान के बाद कोई पद मिल जाए, उसके बाद पद पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि वो इंसान क्या है और कैसा है। 2 चीजें फिर से बोलूं, जीवन में वरदान मिल जाए कोई बहुत अच्छा,
वरदान क्या होते हैं? वरदान बता देता हूं। वरदान का मतलब सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं। आचार्यों ने 8 शक्तियां कही हैं। वे 8 शक्तियां प्रत्येक इंसान के अंदर डेवलप करनी ही पड़ती है उसके माता पिता को। कौन कौन सी? सिर्फ बच्चा पैदा कर दिया, पहले पेट में था, फिर बर्थ में आ गया, बर्थ से वो अर्थ में आ गया। हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे और हम थे, महासागर जी थे। हम लोग पूरा मिरज सांगली घूम करके मिरज स्टेशन से आए। मिरज स्टेशन से हमको आना था, मैं था, महासागर जी थे। महासागर जी ने एक बार टिकट नहीं कटाई, बैठ गए, चटाई बिछाई, बीच में सो गए। बाबा जी जैसे तो दिखते ही थे। टीटी आया, टीटी आया तो टीटी से बोलते हैं, टीटी ने बोला, हमसे बोला टिकट, हमने कहा टिकट है। उनसे पूछा टिकट, बोले हमारे पास कोई टिकट नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले बर्थ में बैठो तो अर्थ लगता है, अर्थ में बैठने पर काय का अर्थ लगता है? हम अर्थ में बैठे, बर्थ में बैठे तो अर्थ लगे, हम अर्थ में बैठे हैं भैया, अर्थ में बैठे का कोई अर्थ नहीं लगता है, हम ऐसे ही हैं बाबा जी, हम ऐसे ही जाएंगे। तो वो भी कहता ठीक है बाबा जी, जब आप बर्थ में नहीं बैठ रहे तो हम आपसे अर्थ भी नहीं ले रहे हैं। ऐसा होता है। तो जैसे बर्थ में आने पर, जैसे पेट से बेबी बाहर आ गया, अब हमने उसको तैयार कर दिया, खड़ा कर दिया, इतने मात्र से माता या पिता का सतीत्व और कुल जागृत नहीं होता। आचार्य श्री जी हमेशा कहते थे कि किसी भी अच्छे शिष्य हो, कोई अच्छा गुरु हो, कोई अच्छा पुत्र हो, कोई अच्छा परिवार का व्यक्ति हो, उसको अपने जीवन में खुद 8 शक्तियां पैदा करनी पड़ती हैं। सबसे पहले इंसान को अपने घर, मन के अंदर, शरीर के अंदर ज्ञान की शक्ति पैदा करनी पड़ती है। ज्ञान की शक्ति कैसी पैदा करनी पड़ती है कि मैं आपको बताता हूं। हम विदिशा में थे, 2008 की बात है। 8 में चातुर्मास कर रहे थे, तो विदिशा में खरी फाटक रोड से निकलते हैं, इस तरफ अपने हॉस्पिटल रोड से निकलता हूं, तो एक अनाथालय है। उस अनाथालय में कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि किसी एक अच्छे कार्यक्रम के चक्कर में अनाथालय में खीर बांटी। खीर बांटने पर जो बहुत सारे लोग थे, वृद्ध थे, उनने सबने खीर खा ली। और उसमें एक थोड़ा सा दिमाग से कम लड़का था जो रोड में घूम रहा होगा, तो वो वहाँ पे रहने लगा। वहाँ के लोगों ने उसको वहाँ पे स्थापित कर दिया कि तो यहीं रहेगा, इसका निर्वाह हो जाएगा। उसको भी खीर दी। खीर दी तो वो खीर खाता रहा, खाता रहा, खाता रहा, खाता रहा। अब उसको ये पता नहीं है कि हमें कितनी खीर खानी है। तो एक कटोरा पूरी खीर खाने के बाद उसने ऐसा फिर किया, क्योंकि खीर बहुत ज़्यादा थी तो उसको खीर और दे दी, उसने और खा ली। तीसरी बार जब उसने कटोरा किया तो उसको फिर तीसरी बार भी खीर दे दी। खीर देने पर उसने खीर खा ली, खीर से उसका पूरा पेट भर गया। बुरा तो तब लगा जब वहाँ के लोगों ने आकर के बताया, महाराज जी उसने खीर खाने, 3 कटोरा खीर खाने के बाद उसका गला भर गया। गला भरने के बाद उसको ऑटोमेटिकली वॉमिट हो गया। अब उसको इतना नहीं पता था, जैसे उसको वॉमिटिंग हुई, वॉमिटिंग होने के बाद वो फिर अपनी वॉमिटिंग को फिर खाने लगा। खीर है, अब खीर है तो खाना था, ठीक था। वॉमिटिंग होने के बाद किसी को ये ज्ञान नहीं है कि वॉमिटिंग हो गई है, उसको पड़ी है, उसको खीर दिख रही है, दिमाग नहीं है ना, ज्ञान नहीं है, तो वो खीर उठा करके फिर खाने लगा। इतना बुरा लगा लोगों को, लोगों ने उसको रोका। रोकने पर उसने रोकते रोकते भी एक हाथ मारा कि हमको खीर खानी है। तो जीवन में एक ज्ञान की शक्ति हमको खुद पैदा करनी पड़ेगी कि हमको अपने जीवन में कितना भोगना है, कब रुकना है और कब उस चीज का प्रयोग नहीं करना है। ज्ञान की शक्ति के बिना कोई जीवन भी जीवन है क्या? आप बताओ मुझे। अगर मान लीजिए आपके घर के अंदर किसी को इस तरीके की स्थितियां बन जाए, आप कैसे सरवाइव करेंगे? कितना कठिन होता है ना सरवाइव करना। कि सोचो, एक तो भूखा बेचारा, अनाज समझ करके खीर दे दी। खीर देने के बाद वो खीर को, उसको ये पता नहीं है कि कहाँ रुकना है, कितना खाने के बाद ऑटोमेटिकली हमको ब्रेक लगाना है। तो आपका बच्चा भी अनाथ है बेचारा भी, सिर्फ आपने उसको बायोलॉजिकली पैदा किया है, लेकिन बायोलॉजिकली पैदा करने के बाद अभी बच्चे को ये नहीं बताया है लाइफ में कि बेटा किस चीज पे कहाँ रुकना है, घर में कहाँ रुकना है, स्कूल में कहाँ रुकना है, व्यसनों में कहाँ रुकना है, मंदिरों में कहाँ रुकना है।
कहाँ पर तुमको जाकर के सेवा करते हुए कहाँ पर रुकना है, अभी तक आपने ये बताया नहीं बच्चों को। अब आपके घर के अंदर जो बच्चा है, उस बच्चे को ये ज्ञान देना पड़ेगा कि तुमको जीवन के किस क्षेत्र पर कब कहाँ कब रुकना है। हम अपने बच्चे को रुकने का ज्ञान नहीं दे पाते। एक छोटा सा बच्चा है, वो छोटा सा बच्चा कल तक गाय 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 चिल्लाता था, तो आप गाय का खिलौना ला करके उसको दे देते थे। आज वो बच्चा गाड़ी गाड़ी चिल्ला रहा है, तो गाड़ी गाड़ी चिल्ला रहा है तो आपने 20,000 की गाड़ी ला करके उसको दे दी। कल को वो लाड़ी लाड़ी चिल्लाएगा। जब वो लाड़ी लाड़ी चिल्लाएगा तो वक्त से पहले लाड़ी लाड़ी चिल्लाएगा तो क्या करेंगे, हम ला करके लाड़ी लाड़ी दे देंगे, ले बेटा ले, तू जैसा मांगता था हम वैसा दे दिए। लेकिन शक्ति कहती है, गुरु जी हमेशा कहते थे कि किसी भी आत्मा को संयमित करने के लिए साम दाम दंड और भेद, ये 4 की नीतियां अपनानी पड़ती हैं। घर के अंदर भी साम की, दाम की, दंड की और भेद की नीति अपनाते हैं, तब जाकर के अपने घर के अंदर के बच्चों के अंदर ज्ञान की शक्ति पैदा होती है। बच्चे ने मांगा और हमने दे दिया, तो बच्चे को आप ऐसे धीरे धीरे करके देते चले जाएंगे, तो इसका मतलब है वो भी पागल है और देने वाला भी पागल है। क्योंकि जैसे उस पागल मांगता जा रहा था और वो देते चले जा रहे थे, और देते चले जा रहे थे, जब गला भर गया, वॉमिट कर दिया, वॉमिट करने के बाद फिर उसी को खाने लगा। ऐसे ही आप अपने बच्चों के अंदर अगर सही समय पर रुकने की शक्ति नहीं पैदा कर पाए, ज्ञान की शक्ति पैदा नहीं कर पाए, महाराज जी कैसे करते हैं, स्कूल तो भेज देते हैं ना, स्कूल में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाया जाता है। स्कूल में अर्थकारी विद्या की तैयारियों के लिए स्कूल होते हैं। जीवन जीने वाली जो विद्याएं होती हैं वो स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती हैं। ये बात की जानकारी आपको होना चाहिए। 10th क्लास तक हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मैथ जो फंडामेंटल बेसिकली होती हैं वो सिखाते हैं। 10th क्लास के बाद जब आपका बच्चा सब्जेक्ट चूज करता है, उसके बाद बच्चे को अर्थकारी विद्या की ओर ढकेल दिया जाता है। चाहे लड़का सीए करता हो, सीएफए करता हो, एमबीए करता हो, चार्टर्ड बनता हो, आईएएस आईपीएस कुछ भी बनता हो, वो सिर्फ अर्थ की व्यवस्था के लिए, अर्थ के संयोजन के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए वो विद्या सीखता है। मतलब शिक्षा तो 10वीं क्लास में बंद हो गई। 11th क्लास से सिर्फ प्रोफेशनल एजुकेशन की ओर आप अपने बच्चे को डालते हैं, और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा कॉलेज से, स्कूल से सब सीख करके आएगा। कॉलेज और स्कूल से उसको जीवन में रुकने का विज्ञान कहाँ से सीखने मिलेगा। किसी टीचर को क्या पढ़ा है, तुम्हारा बच्चा चाहे बिस्लरी की बोतल पीता हो, चाहे दारू पीता हो, चाहे सिगरेट पीता हो, कभी कॉलेज में देखा है? कॉलेज में देखिएगा, प्रोफेसर नीचे से मुंडी करते हुए चुपचाप चले जाते हैं अपने कॉलेज के रूम पर। लोग लड़कियों के साथ बातें करते रहते हैं, गुटखे खाते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। सामने पीरियड लगा रहता है, यहाँ पर पेड़ के नीचे बैठ करके एक लड़की बैठी मिल जाएगी, मुंह में कुछ कफन जैसा बांध लेगी और बस बतियाती रहेगी, और टीचर देखता है। प्रोफेसर आपके देखते होंगे, हमारे टाइम पे जब प्रोफेसर इस चीज़ को देखते थे और स्वीकार करते थे, तो आज तो और खुल्लम खुल्ला होता होगा कि नहीं? होता होगा निश्चित। लेकिन प्रोफेसर टोकता नहीं है। क्यों? हम कौन होते भैया तुम्हें टोकने वाले? तुम अपने बड़े घर के लड़का, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हमारा काम क्या है? पढ़ाना। हम टाइम टू टाइम अपना पीरियड अटेंड करेंगे, पीछे स्टूडेंट बैठे कि नहीं बैठे, प्रोफेसर आता है, अपनी बोर्ड पे गोदना शुरू करता है, समझाना शुरू करता है, पढ़ो तो ठीक, नहीं पढ़ो तो ठीक। ऐसे कॉलेज में गए हो कि नहीं गए? हाथ तो करो, मुंडी तो हिलाओ भैया थोड़ी सी। गए हैं ना? समर्थन करने से ताकत आ जाती है मुझे। समर्थन करने पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं महाराज जी आप सही बोल रहे हैं। कई बार मैं आपके बहुत शांत व्यक्तित्व को देख करके कंफ्यूज हो जाता हूँ। महाराज जी कंफ्यूज्ड? हाँ, कंफ्यूज नहीं बोलता मैं। कंफ्यूज एक्चुअल में सही शब्द है, लेकिन कंफ्यूज्ड जो है वो बिहारी शब्द है, और आप लोगों को बिहारी शब्द में ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं कंफ्यूज बोलता हूँ तब आपका दिमाग बिल्कुल क्लिक करेगा। क्या क्लिक करेगा? अरे महाराज कंफ्यूज नहीं होता है, कंफ्यूज होता है। इतना तो हम भी जानते हैं, लेकिन आपकी चेतना के भी तार झंकृत हो, आपका भी एक बल्ब जले, प्रवचन सुनते वक्त एक आध गलती पकड़ लो तो वो शब्द याद रहता है। महाराज जी आपने वहाँ पर ये गलत बोल दिया था। पहले मैं इसको बोलता था, अनलीगल बोलता था, अनलीगल बोलता था। बोले देखो यार बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अनलीगल काम करते हैं।
तो हमको समझाते थे लोग, महाराज जी अनलीगल नहीं बोलते, इल्लीगल बोलते हैं। तो हमने कहा इल्लीगल हमको भी पता है, लेकिन जब हम अनलीगल बोलते हैं तब तुमको इल्लीगल के बारे में जानकारी होती है। आपके सामने कोई गलत करता है तो फिर आपकी आदत है उसको सही करने की, आदत है कि नहीं है? कोई भी व्यक्ति हो, सितार बजा रहा हो गलत तरीके से, तुरंत छीन लोगे, ढंग से बजाओ, बजाते बनता होता, नहीं बजाता है तो मत बजाओ। तो मनुष्य को आदत है करेक्शन करने की, और जब तक मैं 4 गलतियां अपने वक्तव्य में ना करूं तब तक तुम्हारा कॉन्शियसनेस वहां पर बनती नहीं है। सजगता से सुनो, महाराज जी कहीं ना कहीं तो सबसे स्खलित होंगे, वो शब्द हम सही कर देंगे। फिर शाम को दोपहर में आ जाते लोग हमको बताने, गुरुजी वो ऐसा नहीं ऐसा होता है। हमने कहा वो हमको पता है, उसकी स्पेलिंग भी पता है हमको, लेकिन हम जान के ऐसा बोलते हैं। ये भी एक समझने वाली बात है। तो जब आप अपने बच्चों को सोचिए, वो कॉलेज में जो होता है ना, कि कॉलेज में प्रोफेसर आपको रोकता नहीं है, स्कूल में भी 10th क्लास के बाद मास्टर टीचर्स जो हैं वो आपको रोकते नहीं है। हम लोग थे 11th क्लास में, मेरा जब मैं पहुंचा तो मुझे उस वक्त भी हमारे जो टीचर थे वो हमको रोकते नहीं थे। बोलते क्या बोले? बोलते अब तुम लोग सीनियर मोस्ट स्टूडेंट हो गए, अब मारना पीटना ये सब चीज़ें तुम लोग के लिए नहीं है। 10th क्लास तक तो कूटा पीटा जा सकता था, 11th क्लास में पढ़ें नहीं पढ़ें रिजल्ट आपका आपके हाथ में है, अब आप समझदार हैं। लेकिन स्कूलों में ज्ञान की विद्या नहीं मिलती है, सिर्फ पैसा कमाने की विद्या सिखाई जाती है। तो ये ज्ञान जो व्यवहारिक जीवन में आवश्यक है, बेटा कितनी नज़रें उठानी है, कहाँ पे उठानी है, कैसे देखना है, कैसे सरवाइव करना है। कोई स्त्री सामने खड़ी है, अब मान लो कोई महिला सामने खड़ी है, तो घर के लोगों को इस सेंस सिखाया जाता था। कैसे सेंस सिखाया जाता था? कि कभी भी आँख से आँख भिड़ा करके नहीं देखना है, कोई भी परिचित महिला हो या अपरिचित महिला हो। मैं जहाँ मैं रहता था, मेरे दुकान के सामने एक जनरल स्टोर थी। मैंने वहाँ के दोनों वर्कर्स को देखा, जो वहाँ के मालिक थे, वो 2 शब्द उनके आंख में था। पहला शब्द तो दीदी, मुंह में भरा था, दुनिया की कोई भी महिला आएगी दीदी या मैडम बोल के बात करेंगे। दूसरी, कभी भी वो जनरल स्टोर्स का कोई भी प्रोडक्ट महिलाएं मांगती थी किसी भी प्रकार का, वो कभी उनको आंख उठा के नहीं देखते थे। उनको अपने काउंटर से मतलब है, और इस काउंटर में नजर घुसाने के कारण ही दुनिया में सबसे तेज दुकान चलती थी, वो सबसे स्पीड में चलती थी। वो कारण सिर्फ एक था कि वहाँ का जो दुकानदार है वो महिलाओं को इनसिक्योर फील नहीं कराता है, सिक्योर फील कराता है। आपने कुछ डिमांड की है, हमने आपको बिना देखे उठा करके पैक किया और दे दिया, काली पन्नी में, लाल पन्नी में, नीली पन्नी में, डार्क पन्नी में, जो भी आप चाहते हैं उन्हें उठाया आपको दे दिया। उसके पीछे का सफलता का एक सबसे बड़ा कारण है, ये ज्ञान की शक्ति स्कूलों में नहीं मिलती। कहाँ मिलती है? घर के अंदर। घर के अंदर सिखाना पड़ता है। किसी भी महिला को आंख से आंख मिला करके बात नहीं करते, तो क्या करते हैं? अब बात नहीं करेंगे क्या? बात करो ना, बात करने की मना कहाँ ही है? इधर देख सकते हो, इधर देख सकते हो, ऊपर नीचे देख सकते हो, उनके पैरों की तरफ देख सकते हो, घुटनों के नीचे देख करके ऐसा विचार करके ऐसे धीरे से थर्ड बटन सी में बात कर सकते हो, लेकिन आंख से आंख मिला करके बात नहीं करते। ये बात आपने कभी अपने बच्चे को सिखाई है क्या? पूछना चाहता हूँ। नहीं ना, नहीं सिखाई होगी आपने। क्यों? अरे हमारा लड़का कोई से दब के रहेगा। आपकी भाषा ऐसी है। हम लोग जब पहली बार हमारा एडमिशन गुरुजी के गुरुकुल में हुआ था, गुरुजी ने हमको पहला रूल सिखाया था, अपनी लाइफ में थर्ड बटन सी का रूल अपनाना है। अपने शर्ट में लगी हुई तीसरी बटन को देखिए, आप देखिए एक बार कहाँ दिखती है। तीसरी बटन देखते हैं तो सिर कैसा हो जाता है, ऐसा। आचार्य जी ने हम लोग को सिखाया था कि जब कभी भी किसी साधु से, किसी भी आचार्य से बात करो तो थर्ड बटन सी पे। तो थर्ड बटन सी का मतलब इतना भी नहीं कि गर्दन ऐसी कर लो, ऐसी कर लेंगे तो सामने कुछ दिखेगा नहीं। एक साधु थे, थर्ड बटन सी में चलते थे, एक दिन बहुत बड़े पिलर से टकरा गए। क्यों? क्योंकि थर्ड बटन सी में चलते थे। इसका मतलब है कि जब कभी भी अपने बड़ों से बात करते हैं तो बड़ों से बात करते वक्त उनका पैर देख लिया, घुटने देख लिए, उनके हाथ देख लिए। ज़्यादा हुआ मान लीजिए कोई आपस में गुरुओं से बात करते हैं तो उनके वक्षस्थल को देख लिया, उनके हाथ की तरफ देख लिया, लेकिन नज़र से नज़र मिला करके बात नहीं करते। ये जो ज्ञान की बात है, ये ज्ञान की बात आपने कभी अपने बच्चे को सिखाई है? नहीं सिखाई। क्या आप सिखाएंगे? सिखाएंगे ना? आप अपने बच्चों को सिखाइएगा, लड़कों को भी सिखाइएगा और बेटियों को भी सिखाइएगा
कि किसी से भी नजरें मिला करके बात नहीं करते। नजरें मिला करके जिस दिन आप बात करना नहीं मतलब शुरू कर देंगे कि हम नजरें मिला करके हम बात नहीं करेंगे, आधे से ज्यादा अब्रह्म के पाप से बेटा भी बच जाएगा और बेटियां भी बच जाएगी। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान स्कूलों में नहीं मिलता, और इस ज्ञान की शक्ति के बिना आपका बच्चा बच्चा नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली कौन सी शक्ति है? ज्ञान की शक्ति। इस ज्ञान की शक्ति को अपने बच्चे के अंदर डालने के लिए आपको साम की नीति अपनानी हो, दाम की अपनानी हो, दंड की अपनानी हो, चाहे भेद की। भेद की मतलब, भेद की नीति कैसे होती है? डिवाइन एंड रूल, अंग्रेजों ने इसको स्थापित किया था ना। क्या करते थे? भेद डालते थे, फूट डालो शासन करो। ऐसे ही इस ज्ञान की शक्ति को डेवलप करने के लिए भी, अरे तुम ऐसा नहीं करते, बड़ी मम्मी का लड़का तो कितने अच्छे से बात करता है, उसको तो लोग कितना चाहते हैं। क्या हुआ? भेद की नीति अपना ली। घर के अंदर के किसी और बच्चे की प्रशंसा करके आप अपने घर के दूसरे बच्चे से उस तरीके के काम को करवा सकते हैं। भेद की नीति। दाम की नीति अपना लीजिए, अच्छे से करो फिर हम तुमको एक साइकिल दिला देंगे। पक्का? हाँ पक्का दिला देंगे। बच्चे की इच्छाएं कितनी है? एक जीन्स दिला दो, जूता दिला दो, मोजा दिला दो, स्कूल की नई शर्ट दिला दो, एक स्कूल बैग दिला दो। क्या छोटी छोटी इच्छाएं हैं, है ना? 25, 50, 100, 200 रुपए की। इस 25, 50, 100, 200 रुपए की इच्छाओं का सहारा लेकर के दाम की नीति अपनाइए, और दाम की नीति के साथ में उसको ज्ञान की नीति उसके अंदर प्रवेश करा दीजिए। क्या? बस तुम इतना नियम ले लो कि तुम कोई से आंख मिला के बात नहीं करोगे। हाँ, नहीं करेंगे। हमने किसी के सामने देख लिया तो तुम्हारा जो पुराना वाला बैग है ना, वो तुमको हम वापस दे देंगे और नया वाला बैग बॉक्स के अंदर रख देंगे। 2 बैग रखो घर के अंदर बच्चों के लिए, एक नई शर्ट रखो एक्स्ट्रा, एक बैग एक्स्ट्रा रखो, एक शर्ट एक्स्ट्रा रखो, उसके ड्रेस का एक पैंट एक्स्ट्रा रखो, उसके शूज एक्स्ट्रा रखो। बोले जब तुम अच्छा करोगे ना तो तुमको नया ले जाने मिलेगा, नहीं तो पुराना। और जिस दिन बच्चे ने गड़बड़ करी तो कुछ ज्यादा नहीं करना है, पुरानी शर्ट पुराना बैग दे दिया, जाओ। इतने में आपको आश्चर्यकारी परिवर्तन अपने बच्चों में दिखेगा। हमारे बच्चे संभालना पड़ोसी का काम नहीं है, हमारा खुद का काम है। ये बात हमको भी अच्छे से आती है कि हमारे बच्चे संभालना, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं मुझे वो भी हमारे बच्चे हैं, और जो ऑफलाइन सुन रहे हैं वो भी। पड़ोसी का काम नहीं है कि कोई फलाने सरकार के तुम प्रवचन सुनोगे और तुम सुधर जाओगे। तुमको सुधारना हमारा काम है। किसका काम है? बोलो, हमारा काम है। तो अपने अपने घर में रहना सबसे अच्छी बात होती है। इसको अनायतन सेवा नहीं, मतलब आयतन सेवा कहते हैं कि तुम हमसे बंधे रहो तो ठीक है, फिर पता चलो तुम्हारा पड़ोस लड़का जो है पड़ोसी घर में जाकर के खाने पीने लगे, तभी वो पड़ोसी का हो जाएगा। तो ज्ञान की शक्ति डेवलप करने के लिए साम, दाम, दंड और भेद, इन 4 की नीति घर के अंदर अपनाइए। उसके बाद बच्चों के अंदर पूजा की शक्ति भी विकसित करिए। पूजा की शक्ति मतलब मंदिर में पूजा जाने की शक्ति नहीं, बच्चों के मन के अंदर इस बात की भावना डेवलप करिए कि तुम्हें ऐसे अच्छे काम करने हैं कि जिसमें लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। यह भावना, लोगों के मुख से अच्छा सुनने की भावना, क्योंकि आप चाहते तो हैं कि लोग मेरे बारे में अच्छा कहें, लेकिन लोग आपके बारे में अच्छा नहीं कहते। तो लोग हमको अच्छा कहें इसलिए कुछ लोग चेहरा तैयार करते हैं, कुछ लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, कुछ अच्छी एसेसरीज पे आते हैं, लेकिन लोग हमको अच्छा कहें इसके लिए आचार्य कहते हैं कपड़ा तैयार करो या ना करो, लेकिन दिमाग जरूर अच्छा तैयार करो। लेकिन अगर अच्छा दिमाग तुम्हारे पास होगा तो लोग जरूर तुम्हारी तारीफ करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार की शंका की कोई से दूर तक कोई बात नहीं है। तो बच्चों को इस बात के लिए भी उनके अंदर पूजा की शक्ति डेवलप करिए कि तुमको इतने अच्छे काम करने हैं कि मैं कुछ भी नहीं बोलूं, उसके बाद भी घर का हर आदमी तुम्हारी प्रशंसा करे। पहले घर के अंदर प्रशंसा के काम, फिर मोहल्ले में प्रशंसा के काम, फिर धीरे से समाज में प्रशंसा के काम, उसके बाद और दायरा बड़ा करेंगे तो नेशनल और इंटरनेशनल। और एक बार बच्चों को किसी भी तरीके से प्रशंसा के काम करने पर प्रशंसा मिल जाती है, उसके बाद बच्चे कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखते। इसका उदाहरण दिखा देता हूँ। 4th क्लास में एक बार एक बच्चा कोई मॉनिटर बन जाए, उसके बाद ये बात तय है कि वो बच्चा 4th के बाद 5th में भी, 6th में भी, 7th में भी, 8th में भी, 9th में भी मॉनिटर बनता ही है। क्यों? एक बार अपने बच्चे के अंदर हमने लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर दी, सेल्फ मोटिवेशन डेवलप कर दिया,
उसके बाद दुनिया में हमारे बच्चे को कोई पीछे नहीं कर सकता। लेकिन अपने घर के अंदर ही जी आ गए गधा, जी आ गए उल्लू के पट्टा, जी आ गए कुछ और ऐसे शब्दों से आप अपने बच्चे को डील करते हैं ना, आप अपने बच्चे को डील। ये वाइस वायलेंस है बंधु। इस वाइस वायलेंस से बच्चा उछकते हुए तेल खून करते हुए आया, धीरे से दरवाजा खुलना था, उसने अच्छी तेज खोल दिया, भक्क। इतने में मम्मी को ऊपर 3 मंजिल में पता चल गया जो हमारा लड़का आ गया। क्यों रे गधे, कहाँ घूम रहा था? अब तुम्ही ने खुद ही गधा बोल दिया है, उसको डीमोटिवेट कर दिया है, तुमने उसको उल्लू का पट्टा कह दिया है, इनको सुअर कह दिया है। तो वो कहते हैं हम तो छोटे हैं तुम बड़े हो, इतना ही कहेगा बस। वो फिर बुरी लग जाएगी। इधर लगती है कि नहीं लगती है ना। अब कुछ उसने गलती करी और तुमने उसको सुअर कह दिया, और उसने कह दिया हम छोटे हैं बड़े तो आप हो, इतने ही। उसने तो सुअर का नाम भी नहीं लिया, लेकिन इतने शब्द कह करके उसने पूरी परिभाषा बदल दी। और फिर आपको लग गई बहुत बुरी। आप थे ताकतवर, बच्चा था कमजोर, तुमने उठा के उसको 2 तमाचे मार दिए, बेचारा रोने लगा, माँ ने आंचल में छुपा लिया। कहानी खत्म नहीं हो गई, कहानी गढ़ना आपने शुरू कर दिया। छोटे से बच्चे को जब कोई व्यक्ति डांटता है, मारता है, बच्चा दिमाग में फीड करता चला जाता है। एक एक दिन की मार, जैसे कच्चा घड़ा एक एक बूंद पानी अंदर सोखता चला जाता है, और एक वक्त आता है कि एक बूंद पानी गिरता है और पूरा का पूरा घड़ा भसक जाता है। बच्चे कच्चे घड़े हैं, इन कच्चे घड़ों को गलत सिग्नल मत दीजिए और गलत पानी मत डालिए, नहीं तो अपराधी माने जाएंगे। बात ध्यान रखिएगा। बच्चों के अंदर ऐसी शक्ति डेवलपमेंट करिए कि लीडरशिप क्वालिटी हमको खुद डेवलप करनी पड़ेगी। ज्ञान की शक्ति, पूजा की शक्ति, तीसरी कुल की शक्ति भी बच्चों के अंदर डेवलप करी जाती है। ये भी आपके घर के अंदर की जवाबदारी। बेटा अपने घर में ऐसा नहीं होता। जैन समाज के बहुत सारे घर एक ही मोहल्ले में होंगे। एक घर ऐसा होगा जिसके घर के अंदर रात्रि भोजन नहीं होता होगा, आलू प्याज नहीं आता होगा, लहसुन नहीं आता होगा, जिनके बच्चे बाहर नहीं खाते होंगे, जिनके घर के बच्चे फटा जीन्स नहीं पहनते होंगे, जिनके घर के बच्चे रोज मंदिर जाते होंगे, जिनके घर में अच्छे कपड़े का व्यवसाय होता होगा, जिनके घर के अंदर बिल्कुल साफ शुद्ध तरीके से दान दिया जाता होगा। मोहल्ले में एक परिवार आपको ऐसा मिलेगा जिसके घर की आचार संहिता जैन होने के बावजूद आपके घर की आचार संहिता से बिल्कुल अलग होगी। एक घर ऐसा मिलेगा, उनके घर के अंदर सब्जी बाहर से आती है, रोटी बाहर से आती है, टिफिन बाहर से आता है, जिनके घर के अंदर बच्चों को बिल्कुल स्वतंत्रता है, छूट है, रात में बम फटाके। तो घर के अंदर एक कोई आइडियल पर्सन मिला ना, उसने अपने घर के बच्चों को क्या समझाया? अपने कुल की परंपरा में पटाखा नहीं फोड़ते, अपने कुल की परंपरा में आलू प्याज लहसुन नहीं खाते, अपने कुल की परंपरा में बाहर रोड का नहीं खाते, दूसरे नीच लोगों के हाथ का छुआ हुआ अपने कुल की परंपरा में नहीं खाते। वो कहेगा होटल में जाना है, माँ समझाती है होटल में बनाने वाले जो लोग होते हैं ना वो नीच होते हैं, देखो कैसे काले दिखते हैं, मांस खाते हैं, कुछ करते हैं, उनके गंदे लोगों के हाथ का नहीं खाते अपन लोग। ऐसी घिन पैदा करी जाती है बच्चों के अंदर। पता भी है कि नहीं? नहीं पता है तो पता करो ना थोड़ी सी। बच्चों के घर के अंदर, मन के अंदर बाहर के सामान को लेकर के घिन पैदा करी जाती है। छी, उसके हाथ का खाओगे, ऐसा करते थे। चना जोर गरम वाला रास्ते में मिलेगा, ट्रेन में चढ़ेंगे ना, ट्रेन में चढ़ते साथ ही चना खाने की दुनिया में हर इंसान को इच्छा होती है, हर इंसान की इच्छा होती है चना खाना है। हमारी भी होती थी। मम्मी पापा के साथ जब कभी भी अपने घर से कहीं जाता था सफर में, बस पापा चना दिला दो ना, ठीक चना खाएगा। मम्मी से बोलते मम्मी चना दिला दो, बेटा पूड़ी रखी है, रोटी पूड़ी खा लो, पापड़ खा लो, अचार खा लो, सब्जी रखी सब्जी खा लो, तुम्हारे लिए रसगुल्ला लेके आए रसगुल्ला, चना खाना है। होती है कि नहीं इच्छा? होती है ना। ट्रेन में बैठेंगे और चने खाने की इच्छा हो जाएगी। उसी वक्त धीरे से माँ ने एक दिन समझाया, सुनो पापा ने डांट दिया ना, चने वाले गंदे होते हैं, उनके घर के अंदर अंडा बनता होगा, जिस खाने में अंडा, जिस पात्र में अंडा बनाते थे उसी में उन्होंने चना उबाले होंगे, उसकी चेहरा देखो कितना गंदा है, उसके पैर कितने फटे हैं, उसके शरीर से बदबू आ रही है। ऐसी घिन पैदा कर दी, एक बार घिन पैदा कर दी आपने कि बड़े घर के लोग नीच कुल के हाथ का नहीं खाते। ये कुल का अभिमान मन के अंदर पैदा कर दिया। ये कुल की शक्ति मन के अंदर हर बात में पैदा करनी पड़ती है।
बच्चे ने कहा फुल्की खाना है, हमने कहा बना देंगे। और जैसे ही, आप विश्वास मानिए, जिस दिन माँ ने मुझे समझाया कि नीच कुल के लोगों के हाथ का अपन नहीं खाते हैं, उसके बाद भी मैं सफ़र में जाता था। उसके बाद भी जब मैं कभी भी नाना नानी के यहाँ जाता था 6-8 घंटे सफ़र करना पड़ता था। लेकिन माँ ने एक बहुत अच्छा काम किया कि मेरे टिफ़िन पे, मेरे बॉक्स में, या फिर अपने साथ जब भी सर्वाइव करती थी, वो चला करके सुबह चना उबाल करके ठंडा करके बना करके रख देती थी, इमली की चटनी साथ में रख लेती थी। हमने कहा चना, लेकिन हम लेके आए, अपने घर के खा लो। अब घर के चने और उसके चने देखे, एक जैसा कलर, एक जैसे, वो ये अच्छे हैं ना, चने पानी में उबले हैं, सब है, बढ़िया है। और जैसे ही माँ ने एक बार समझाया, उसके बाद कभी जीवन में किसी भी ठेले वाले से चना नहीं मांगा। ये बच्चों के अंदर कुल का गौरव पैदा करना पड़ता है। आपने कभी पैदा किया क्या? आपके बच्चे ने बोला होगा आज हम पिज्जा खाने जाएंगे, हाँ चलो तुमको पिज्जा खिला के लाते हैं, है ना। हमको आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है, तो हम चले गए आइसक्रीम खिलाने के लिए। दुनिया की कोई भी एक आइसक्रीम का कप लीजिएगा, एक कप लीजिएगा आइसक्रीम का, है ना। उस कप को लेकर के चुपचाप नॉर्मल टेम्परेचर में 6 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। आइसक्रीम गल करके उसी कप पे वापस बैठ जाएगी, खोलिएगा भी मत। बैठने के बाद पता चलेगा कि कप में आइसक्रीम जब लाए थे तो इतने बड़े कप में पूरी भरी दिख रही थी, ठंडी होने के बाद आधी से भी कम बची। क्योंकि आइसक्रीम की कंपनियां आइसक्रीम इस स्टैंडर्ड के साथ बनाती हैं कि आइसक्रीम के जो पदार्थ होते हैं उसके बीच में ऑक्सीजन घुसी रहती है, जिससे वो फूली फूली फुग्गा जैसी लगती है, खाने में अच्छी लगती है। एक बार ठंडी कर लीजिए, एक बार करके तो देखिएगा ना मेरी बात को। अभी तो जिंदगी बहुत बड़ी है, अभी तो बहुत दिनों तक तुम पैसे बर्बाद करोगे, घर बर्बाद करोगे, अपना जीवन बर्बाद करोगे। एक बार करके तो देखना मेरी बात, कि आइसक्रीम के कप को लाओ और घर के अंदर ऊपर नॉर्मल तरीके से रख लो, 6 घंटे तक रखी रहने दो। उसके बाद सिर्फ उसको सूंघ करके देखो, तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या खाते हो। उसकी एक चम्मच उठा करके उस आइसक्रीम को जो ठंडी और फूली होने पर तुम खाना चाहते थे ना, उसी कंटेंट को एक बार उसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने के बाद एक चम्मच मुंह में डाल करके देखो, जीवन में कभी बाजार की आइसक्रीम नहीं खाओगे। इतने बड़े बड़े कमरा के बराबर फ्रिज खरीदने लगे घर के अंदर, 1-1, 1.5 लाख रुपए के। माँ बहनों को इतना भी तो आना चाहिए कि हमारे बच्चे कभी भी कुछ भी रिकमेंड कर देते हैं। जब 1.5 लाख का 1 लाख का फ्रिज खरीद लिया है, डबल डोर वाला, बिल्कुल साइलेंट वाला, चमचमाता हुआ, घुस करके उसमें दरवाजा इतना बड़ा रहता है कि आदमी खड़ा हो जाए, उसके बाद भी फ्रिज में जगह बचती है। जब तुम पैसे वाले थे, इतना बड़ा फ्रिज खरीद लिया, तो उसमें आधा लीटर दूध की आइसक्रीम बना करके रोज नहीं रख सकते? कोई दिक्कत है क्या? अरे महाराज कौन करे, लड़का घर की नहीं खाते, घर की खाते नहीं कि आप कुल की परंपरा घर के बच्चों को सिखाते नहीं। घर के बच्चों को कुल की परंपरा सिखाने के लिए साम दाम दंड और भेद, चांटा लगाना पड़े, दंड देना पड़े तो भी चलेगा, भेद करना पड़े तो भी चलेगा, समानता का व्यवहार करना पड़े तो भी चलेगा, और भेद की नीति अपनानी, दाम की नीति अपनानी पड़े तो भी। हम तुमको 100 रुपये और देते हैं, खाना घर में खाया करो, 100 रुपये अपने गुल्लक में स्टॉक करो। पैसा गुल्लक घर में रखी है, मम्मी की अलमारी पे दरवाजे पर एक गुल्लक बनाती थी पहले, आपको याद है कि नहीं? तुम्हारे घर में तो होगी नहीं। जब अलमारी खरीदते थे ना, तो माता पिता अलमारी खरीदते थे तो दरवाजे में एक गुल्लक वाली अलमारी जानबूझ के खरीदते थे, भैया हमारे लड़का के लाने गुल्लक वाली अलमारी दे देना, अलमारी हम यूज करेंगे, गुल्लक हमारा बच्चा। और बच्चे को 10 रुपए का नोट सुबह दे दिया, जाओ अपनी गुल्लक में डाल देना। लेकिन पापा ऐसा मना करते हैं, करना नहीं। 10-10 रुपए के बहाने बच्चे को कुल की परंपरा सिखाई, महीने के सिर्फ 300 रुपए दिए, लेकिन बच्चे को माइंड मेकअप कर दिया। ऐसे कुल की परंपरा डेवलप करने के बारे में कभी आपने अपने उपयोग की शक्ति को लेकर के गए? नहीं गए। हम पैसे वाले लोग हैं ना महाराज, हम पैसे वाले लोग हैं, तो बिल्कुल वो बात सही है। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। भुखमरे होते हैं ना, तो पहली बार पैसा आता है तो दुनिया की हर चीज खाने को चाहिए। कुछ लोग होते हैं इंदौर शहर के हर काउंटर का एक बार टेस्ट तो लेके रहेंगे। क्यों? भुखमरे कहीं के, घर के अंदर खाने नहीं मिलता, बाजार में चले गए, ठेला की चाट कचौड़ी खा ली, तुम्हारी मम्मी से बनाते नहीं बनती इसलिए तुम बाजार की खाते हो। लेकिन अच्छे घरों में जिनकी मम्मियों से बनाते बनती है, माँ इतनी समझदार होती है कि हर तीसरे दिन कुछ नया डिश शाम को ऐसी बना के जरूर रखती है कि हमारा बच्चा बाहर नहीं भटकेगा।
और जिस स्त्री के हाथ में पाक कला है, उस स्त्री की संतान, उस स्त्री का पति दुनिया में कभी बाहर नहीं भटकता। पति बाहर भटकता है खाने के चक्कर में, और फिर न वो खाने का रहता है न जमाने का रहता है। खाने के चक्कर में जिसके हाथ का अच्छा लगता है फिर धीरे से उसी का होकर के रह जाता है। स्त्रियों में पाक कला सबसे टू बी मस्ट कंपलसरी। और आज की महिलाएं वे लैपटॉप चला सकते हैं। ठक 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 ठक। क्या हमारी मोदी को 35 लाख को पैकेज है महाराज, वो रोटी बना है? बिल्कुल नहीं बनाएगी। क्यों बनाएगी तुम्हारी लड़की? तुमने अपनी लड़की को 35 लाख के पैकेज के लिए तैयार किया था। लेकिन पुरुष का काम स्त्री तो नहीं कर पाएगी ना। स्त्री का काम तो स्त्री को करना पड़ेगा। जिस महिला के हाथ में पाक कला नहीं है ना बंधुओं, वो महिला कभी अपना घर नहीं चला सकती। ये बात बिल्कुल तय मानिएगा। आज भी समय है। छोटी उम्र के बच्चों को बचपन से, छोटा था, बहुत छोटा था, घर के अंदर महिलाएं पापड़ बनाती थी, माँ बहनें चाची वगैरह मिलकर के। तो वहाँ एक शब्द चलता है कुचैया। कुचैया समझते हो? क्या होता है कुचैया बताओ? हाँ बहुत अच्छे। बुंदेलखंड का एक शब्द है कुचैया। तो छोटी छोटी करके, टुकड़े टुकड़े करके छोटे छोटे बाउल्स बना करके रख देते थे। फिर धीरे धीरे उसमें परथन लगाते जाते थे उड़द की दाल का, और उसको बेलते चले जाते थे। तो उसमें हम लोगों ने कुचैया बनाना घर में सीखते थे। मम्मी जब कुछ बनाती थी ना, पापड़ तलती थी, उस पापड़ के बीच में एक हमारी कुचैया भी जाती थी। हमारे हाथ का पापड़ हम खुद खा लेंगे, हमारा पापड़ तल दो। ये लाड़ आपके बच्चों ने आपके साथ कभी किया कि नहीं किया? जिनने किया वे महिलाएं धन्य हैं। लेकिन जिन महिलाओं के बच्चों ने इस तरीके का लाड़ नहीं किया कि एक पुड़ी बेलते वक्त पुड़ी बन रही है, छोटा सा बच्चा आ गया, वो अपना छोटा सा पाटा लेकर के आ गया, एक वो लेकर के आ गया, हम भी पुड़ी बनाएंगे। हाँ तुम तो इसको चाहिए ले लो, इसमें 3 पुड़ी बना लेना। हाँ उसने 3 पुड़ी अपनी अपनी बेल ली। अब वो बच्चा बोलता है हमारी पुड़ी तल दो। हाँ तुम्हारी पुड़ी तल देते हैं। तो बड़ी बड़ी पुड़ी के बीच में एक छोटी सी पुड़ी तल दी, उसको निकाल करके उसी को दे दी, लो खाओ अब तुम अपनी पुड़ी। तो इसी बहाने एक जितना आटा लेता था उसकी पुड़ी तल के दे देते थे और वो खा लेता था। इस छोटे छोटे तरीके से बच्चों को सिखाया जाता था चावल कैसे बनाया जाता है, खिचड़ी कैसे बनाई जाती है, कुचैया कैसे करी जाती है, रोटी कैसे बनाई जाती है। आपने कुल की परंपरा के नाम पर कुछ भी नहीं सिखाया। कुल की परंपरा के नाम पर उसको लिवाइस का जीन्स पहना दिया, 6-9 इंटरनेशनल की एक शर्ट पहना दी, एक कैप एक गॉगल पहना दिया, चल बेटा यूरोप घुमा के लाते तेरे को, अपने बाप के पास बहुत पैसा है। ऐसा सिखा करके आप अपने कुल की परंपरा तो नहीं दे रहे ना। कुल की परंपरा कैसी? अष्टमी है हमारे साथ पूजन करने, सुबह से शाम के समय, सैटरडे की शाम को, आज सैटरडे है ना, सैटरडे की शाम को बच्चे को बोलना है कल संडे है ना, कल तुमको पूजा करने चलनी है। नहीं जाएंगे हम? चलनी है ना, अपने कुल की परंपरा, हम भी चलेंगे तुम भी चलोगे। और जब हम बाप ही नहीं जाता तो लड़का कहाँ से जाएगा? बाप को खुद ही फुर्सत नहीं है। पिताजी रात सुबह 10 बजे सो के उठेंगे, क्यों? संडे है। तो फिर कुल की शक्ति जो है आप अपने बच्चों को दे ही नहीं रहे हैं, ये बात तय मानिएगा। कुल की शक्ति देनी पड़ती है, ज्ञान की शक्ति, पूजा की शक्ति, कुल की शक्ति, फिर अपनी जाति की शक्ति भी सिखानी पड़ती है। जाति की शक्ति क्या है? अपन जिस कौम के लोग हैं उस कौम के अपने कौम में संबंध होते हैं। ये सिखाना पड़ता है कि क्षत्रिय की व्यवस्थाएं, मानसिकता अलग होती है, शूद्र की व्यवस्थाएं और मानसिकता अलग होती है, ब्राह्मण की मानसिकता और व्यवस्थाएं अलग होती है, वैष्णव की मानसिकता व्यवस्थाएं अलग होती हैं, जैन की अलग होती है। अपनी जाति की ताकत दिखानी पड़ती है। मंदिर के अंदर आकर के बीच में ऐसा करना पड़ता है। कोई जैसे सभा लगी हुई है, धार्मिक सभा ना, बच्चे को बता देते जाओ एक बोली ले लेना 50,000 की, जाओ तुम ले लेना। बच्चे ने बोली ले ली 50,000 की, पिता पीछे से बोलता है हमारा लड़का है, उसने बोली ले ली, पैसा हम देंगे, उसको फूल माला पहना दो। हमको याद है छोटे थे, छोटे में हमने 13,000 रुपए की एक बोली ले ली। फूल माल की बोली चल रही थी, भगवान महावीर जयंती होती है ना, तो लौट करके आते हैं तो प्रभु जी का पहले अभिषेक होता है। अभिषेक होने के बाद फूल माल की बोली चलती है। अब यहाँ चलती कि नहीं चलती नहीं पता। तो एक मोटी सी माला होती है और उस फूल माल की बोली चलती है। तो सबसे ऊंची बोली पे वो फूल की माल मिलती है। अब बैठे थे हम, माला के बगल में बैठे थे, खुशबू अच्छी आ रही थी, अच्छी मोटी बनी थी। अपने मन में तो ठन गई, बोलना ही तो पड़ता है। अब ये तो नहीं पता कि पैसे भी देने पड़ते हैं, ये थोड़ी पता था। ये पता था कि बोलना पड़ता है बस।
एक बोले 1500, एक बोले 1600, एक बोले 1700, एक बोले 3100, एक बोले 3200, एक बोले 9000, एक ने बोली 11000, अपन ने बोली 13000। अरे जब बोलने से मिलती है तो मिल जाएगी भाई। अपन ने बोल दी 13000। अब 13000 में सामने वाले ने देखी 1 2 3 कर दी, काहे सेठ को मोड़ा है, बड़े घर का मोड़ा है। तब 13000 में बोली टूटी तो उनने हमारा नाम नहीं लाओ, हमारे बाप दादा की बल्दियत गा दी, फलाने चंद फलाने चंद फलाने चंद। अब वे बैठे पीछे, हम बैठे आगे, दादा पापा पीछे बैठे। फिर नीचे से पापा के फ्रेंड्स ने बोली तुम्हारे मोड़ा ने बोली ले ली है। कितने की? 13000। 13000 की? फिर अब इज्जत की बात तो रहती है ना, तो फिर घर में क्या बोलते हैं अब मोड़ा ने बोली ली है तो 13000 में फाइनल करो, वही के गले में बरमाला डाल दो। तो फूल माला हमारे गले में डाल दी, नाम लिया पापा का, फूल माला मिली हमें। घर के अंदर पहुंचे तो पिताजी पूछते हैं कितने की बोली ली थी? बोली क्या होती है? कितने बोले थे? 13000। 13000 पता भी है कि नहीं? माला बहुत अच्छी है, ये बात पता है, 13000 तुम जानो। फिर पिताजी ने समझाने के लिए क्या किया पता? 13000 रुपये हमारे हाथ में दिए, बोले जाओ मंदिर में जाकर के रसीद कटा करके 13000 रुपये की लेकर के आना। जब 13000 रुपये हाथ में लेकर के जा रहा था तब समझ में आया कि इतने पैसा की मैं ये फूल की माला मिली है। बाद में समझ में आई, लेकिन एक कमाल तो हो गया ना, अपनी जाति की शक्ति दिखाई कि पिताजी ने भी ताकत दिखाई, हमारे बच्चे ने बोली है हम देंगे, ये हमारी जवाबदारी है। इस तरीके से भी अपने बच्चे का एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अपने बच्चे को जाति की शक्ति भी दिखानी पड़ती है। वो जब जाति की शक्ति दिखाते हैं ना, हरी दीवाल वाले रोड में निकलते हैं जब तलवार लेकर के जय जयकार लगाते हुए या फिर बाइक में लेकर के निकलते हैं, दहशत मचती है, ध्यान रखिएगा। जाति की शक्ति दिखानी पड़ती है, सामर्थ्य पैदा करनी पड़ती है, देश की, कुल की, जाति की, किस किस की शुरुआत कैसे करी थी? ज्ञान की, ज्ञान की, पूजा की, कुल की, जाति की। फिर तप की शक्ति भी बतानी पड़ती है। तप की शक्ति क्या बतानी पड़ती है? थोड़ा थोड़ा सिखाना पड़ता है। माँ बहनें करती हैं, बेटा आज अष्टमी है, हमारा तो शाम को एकासन है, तुम क्यों नहीं खाओगी? अष्टमी के दिन नहीं खाते हैं। छोटी सी सीख है, बहुत छोटी सी, कि एक समृद्ध महिला घर के अंदर अष्टमी का व्रत रखती है, उसको देख करके बच्चा सीखता है कि नहीं खाने पर भी साधना होती है, तप की शक्ति। फिर साधु की बतानी पड़ती है, केशलोच कर रहा है, सामने वाला साधु दिगंबर है, ठंडी गर्मी बरसात सह रहा है, एक समय का भोजन कर रहा है, उपवास कर रहा है। इस तप की शक्ति से अंदर अपने आप को भावित करना पड़ता है। तब ये जो बच्चे होते हैं ना, थोड़े बड़े होते साथ ही, 4th क्लास की बच्ची चंदन छठ का उपवास करती है प्रतिभा स्थली के अंदर। आप सुनेंगे तो आश्चर्य मानेंगे। क्यों? उस तप की शक्ति को बताया गया, बच्चों के अंदर जागृत हो गए। बच्चे बोलते हैं हम भी उपवास करेंगे। कब? परीक्षण पर में बच्चे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? माँ के समझाती है, हमको भी समझाती थी। हमने कहा एक बार तप की शक्ति आ गई दिमाग में, देखा सब लोग उपवास कर रहे हैं, हमने मम्मा से कहा हम भी उपवास करेंगे। हाँ तुम भी उपवास कर लियो, 10 दिन का करेंगे। अच्छा 10 दिन का करना। फिर मम्मी समझाती है एक काम करना, एक दिन को ले लियो। हाँ अब क्या होता है, 10 दिन के उपवास में मम्मी ने समझा दिया, हाँ अब देखो रोटी नहीं खाना, दाल सब्जी नहीं खाना। हाँ नहीं खाएंगे, क्या करना है, सिर्फ दूध लेना है और केला लेना है। ठीक है, अब पता ही नहीं है ना कुछ, जितना पता है उतना तो पता है। अब मम्मी ने बढ़िया, घर के अंदर गैया थी, दूध ओंट करके 5 जग दूध दे दिया, 6 केले दे दिए, 1 गिलास पानी दे दिया। अब अपन ने आराम से बढ़िया अच्छे तरीके से 5 जग दूध पी लिया, उसके बाद 6 केले खा लिए, पानी पी लिया। अपने 10 दिन के उपवास पहली बार जीवन में ऐसे हुए, दूध केला वाले। लेकिन जब बाद में बड़े हुए और पता चला कि दूध केला का उपवास नहीं माना जाता है, तो माँ कहती है बेटा शुरुआत ऐसे ही करी जाती है, फिर धीरे धीरे करके ताकत बढ़ाते बढ़ाते और उठाते चले जाते हैं। किसी भी, आपने वो देखे हैं बैलगाड़ी, देखी कभी? नहीं देखी? देखिएगा, हो सकता है स्क्रीन पर दिखाई दे जाए। तो बैलगाड़ी में 2 बैल जोते जाते हैं। तो बैल ऐसे नहीं जोते जाते कि साइज बड़ा हुआ और जोत दिया। हम लोग बीना बारा में थे, शांतिनाथ भगवान जी के चरणों में, जंगल जाते थे तो 1 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो उस डिस्टेंस में छोटे छोटे बैल होते थे। छोटे छोटे बैल के गर्दन पे लकड़ी को बीच से चीर करके लटका देते थे ऐसे। कभी देखा ही नहीं? कुछ देखा है? नहीं देखा?
कछु नहीं देखो तुम लोगों ने, फालतू में हाँ पे हाँ मिला जा। छोटे छोटे नटवा होते हैं, उस नटवा जो होते हैं ना, नटवा कहते हैं बैल को, छोटा सा जो बछड़ा होता है ना उसको नटवा कहते हैं। तो जिस बच्चे को आगे चल करके बैलगाड़ी में जोतना पड़ता है, उसके गले पे लकड़ी को 8-10 किलो की लकड़ी का बीच से थोड़ा सा काटते हैं तो 2 टुकड़े में ऐसे हो जाती है, तो वी शेप बन जाता है, उसकी गर्दन में लटका देते हैं। गर्दन में लटका देने पर उस छोटे से बच्चे की गर्दन नीचे हो जाती है। नीचे होते 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 24 घंटे उसके गले में लटकता रहता है। भूसा खाने के लिए, चारा खाने के लिए बस उसको उतारते हैं, फिर लटका देते हैं। तो गर्दन नीचे झुकाने का उस नटवे को अभ्यास हो जाता है। और जब नटवे को अभ्यास हो जाता है, फिर नटवे का जब साइज बड़ा होता है और मोटाई बढ़ती है, फिर उसको बैलगाड़ी में जोतते हैं। फिर जा के उसको पता चलता है कि इस गर्दन में इतना भार तो हम हमेशा लेके चलते रहे। तो जब पहली बार बैल का जुआ उसके गर्दन के ऊपर डालते हैं ना, तो धीरे से उसको स्वीकार कर लेता है, उसको लेकर के चलने, तब जा कर के बैल बनते हैं। तुमने तो बस साइज बढ़ो भाव और कर दो ब्याह अपने बैलन को। उन्हें सिखाते भी तो कि ब्याह होने के बाद का है, कैसे जियो जात है, तो कुछ नहीं सिखाया। ज्ञान की शक्ति दी नहीं, पूजा की शक्ति दी नहीं, कुल की शक्ति बताई नहीं, जाति की शक्ति बताई नहीं, तप की शक्ति बताई नहीं। ये तप की शक्ति है। छोटे छोटे एकासन, उपवासन, अष्टमी चौदस के लिए गढ़ंत का त्याग कर दिया, रात्रि भोजन छोड़ दिया, अष्टांग का चल रहे हैं, शाम को अंथव नहीं मिलेगी, कभी पता चला ब्यारी नहीं बनी, अब ठंडी आ गई है, नियम से एवरी डे 1500 रुपए की ब्यारी रोज की फिक्स है। इसमें फिक्स करो, अगर रोज की फरियाली खाने की आदत है ना, फिक्स करो, सिर्फ गुरुवार और शनिवार को 2 दिन के लिए फरियाली बनेगी, 5 दिन नहीं बनेगी। नहीं तो धीरे धीरे शुरुआत करो। बड़े घरों में तो कोई रोक टक तो है नहीं। उनने मांगी और हमने दी। भैया गुरुवार को नहीं मिलेगा, बुधवार को नहीं मिलेगा, शुक्रवार को 3 दिन कुछ नहीं बनेगा। शाम को ज़्यादा है तो सिर्फ दूध ले सकते हैं। अब 3 दिन के भी अगर आपने मान लीजिए उसमें से अपने आप को बैक ले लिया, तो कम से कम 3 दिन तो उस तरीके के अपराध से बचे कि नहीं। ये तप की शक्ति भी डेवलप करनी पड़ती है। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, तप, रिद्धि और वपु मतलब शरीर की शक्ति को भी बनाए रखने के लिए इस तरीके की समृद्धता होती है। क्योंकि आपका समय हो गया है, इसलिए मैं और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, शब्दों को विराम देता हूँ। लेकिन संवाद अधूरे हैं। इन संवादों को आप रतगण सावकाचार से सीखने का प्रयास करिएगा। मैं मानता हूँ आपको और एक नया दिशा बोध मिलेगा। शब्दों को विराम दूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज जी की जय हो। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धो। ही जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख।